नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। और 5 की बात की शुरुआत पंजाब और दिल्ली से आई दो खबरों से जो कि सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़ा करती हैं। पंजाब के भटिंडा में मिलिट्री स्टेशन पर बहुत सुबह ही आज ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। कई एंगल से इस मामले की जांच हो रही है और फायरिंग की वजह का अब तक कोई पता नहीं चला है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो राजधानी दिल्ली की है। तो एक तरफ भटिंडा में आज सुबह सवेरे फायरिंग हुई, दूसरी तरफ दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में एक स्कूल में बम की खबर आई और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और स्कूल को फौरन खाली कराया गया। इस दौरान बच्चे और अभिभावक काफी परेशान हुए। वहां पर जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और स्वॉट की टीम मौजूद थी। डीसीपी साउथ के मुताबिक 2 दौर की तलाशी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। उनके मुताबिक एक होक्स कॉल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको भटिंडा की खबर के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। आज सुबह 4:45 पर करीब मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई, जिससे कि वहां पर सनसनी फैल गई और इस गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हो गई है। फायरिंग ऑफिसर्स मेस में हुई है और इस घटना के तुरंत बाद क्विक रिएक्शन टीम सक्रिय हो गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। फायरिंग की वजह का भी पता नहीं चल सका है। हालांकि एसएसपी भटिंडा ने एनडीटीवी को बताया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है, ये अंदर का मामला है। आपसी टकराव की आशंका भी इसमें जताई जा रही है। और एक बहुत अहम अपडेट ये भी है कि 2 दिन पहले यहां पर यूनिट गार्ड रूम से एक इंसास असॉल्ट राइफल गायब हुई थी। 28 राउंड कारतूस भी गायब हुए। ऐसे में अब टीमें हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं और इस मामले में सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी है। तो इस घटना पर अभी तक किस तरह की डिटेल्स सामने आई हैं और क्या किन एंगल से इस पे जांच हो रही है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव रंजन, हमारे सहयोगी, इस पर और जानकारी के साथ। राजीव, आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी अब तक मिली है? देखिए, सेना की ओर से जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई उसके मुताबिक हम यही कह सकते हैं कि आज सुबह 4:35 पर भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोलाबारी हुई और इस गोलाबारी की वजह से 4 आर्मी पर्सन की मौत हो गई है। ये मौत कैसे हुई, क्या वजह रही, इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई। सेना की ओर से यह भी नहीं बताया गया कि क्या एक जवान या 2 जवान शामिल थे जिन्होंने अपने साथी को गोली मारी। इस तरह की कोई बातचीत नहीं बताई गई है। सेना की ओर से यह भी आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि एक इंसास राइफल जो है भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में ही पिछले 2 दिनों से लापता है, मिसिंग था और 28 राउंड कारतूस भी मिसिंग था। लेकिन क्या इसी इंसास राइफल से जवानों की हत्या हुई या फायरिंग हुई, इस बारे में भी सेना ने कोई खुलासा नहीं किया। सेना ने का ये कहना है कि पुलिस और जो सेना के अधिकारी हैं वो मिलकर इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही कहा जा सकता है। सेना ने यह भी कहा है कि कोई अटकलबाजी कयास न लगाया जाए इस घटनाओं को लेकर। ये मामला बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, हर पहलू को लेकर जांच चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि सेना में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसके पीछे जो वजह में जाए तो कई बार यह देखने में आया कि एक जवान गुस्से में आकर जो है या तनाव में होने की वजह से अपने दूसरे साथी को फायर कर देता है। कभी उसको छुट्टी नहीं मिलता, इस तरह की शिकायतों करता है। कभी कोई पारिवारिक वजह होता है या कोई अफसर से डांट मिल जाती है। हालांकि सेना के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ऐसे मामलों को एड्रेस करने की बहुत दफ़ा कोशिश हुई है। उनके बीच में योगा क्लास चलाया गया है, ऐसे कई और प्रयास हुए हैं जिससे अपने टेंशन को रिलीज कर सके। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो घटनाएं जो होती रहती है अपने आप में बहुत दुखद है। सेना ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल जब तक पूरे नतीजे नहीं सामने आ जाते हैं पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आखिर ये मौत हुई थी तो कैसी है। लेकिन सेना ने बस इतना बताया कि 4 जवानों की जो भटिंडा मिलिट्री एयरबेस में जो है मौत हो गई है। ये बहुत ही सेंसिटिव बेस है, पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है और आर्टिलरी यूनिट है यहाँ पर। जी।
शुक्रिया आपका राजीव, इस पर जानकारी देने के लिए। अभी सेना ने इस बारे में चेतावनी भी जारी की है कि किसी तरह से इसको सेंसेशनलाइज ना किया जाए। ये एक सेंसिटिव मामला है, आतंकी हमला नहीं है, ये कहा गया है पुलिस की तरफ से। इसमें जांच चल रही है। ये जरूर है कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, मिलिट्री स्टेशन का जो इलाका है उसे सील कर दिया गया है। और अब राजनीतिक खबर। राजनीतिक हलके में काफी हलचल रही, क्योंकि ऐसा लगा कि जो विपक्ष के नेता हैं वो एकजुट होकर विपक्षी एकता की राह खोज रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में आज विपक्षी एकता पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई। नीतीश कुमार अपने साथ तेजस्वी यादव और मनोज झा जैसे नेताओं को साथ लेकर खड़गे के घर पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक में मौजूद रहे। तैयारी 2024 के पहले विपक्ष को एकजुट करने की है। बैठक के बाद तीनों नेताओं ने इस बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ने इसे विचारधारा की लड़ाई बताते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो बैठक के बाद मीडिया के सामने राहुल और नीतीश एक साथ नजर आए और सवाल है कि विपक्षी एकता का खाका क्या रंग रूप ले रहा है, क्या बन गई है बात। तो पहले सुनते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग के बारे में क्या कहा है। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां जो भी हमारे साथ आएं और जो हमारी विचारधारा के साथ हों वो हमारे साथ आएंगी। नीतीश कुमार कहते हैं कि अधिक से अधिक पार्टियों को साथ लाने का प्रयास रहेगा। ये अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा। तो उम्मीद है नीतीश कुमार को कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे और एक विचारधारा के तहत सारे एकजुट होंगे, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए कि ये जो विपक्षी एकता के लिए मीटिंग हुई है, क्या इससे बात बनी, इससे किस तरह का आगे रास्ता तय होता है। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें नवल किशोर हैं, आरजेडी प्रवक्ता, अंजुम आरा हैं, जेडीयू की प्रवक्ता,
हमारे साथ अलका लांबा हैं कांग्रेस से और गुरु प्रकाश हैं प्रवक्ता बीजेपी। नमस्कार आप सभी को। अंजुम आरा, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि नीतीश कुमार को हमने सुना कि बहुत सारे लोग एकजुट होंगे और ये बात हुई है। राहुल गांधी ने भी कहा कि विचारधारा की ये लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, संस्थाओं पर जो है वो हमला हो रहा है, तो इसलिए विपक्ष जो है एक आइडियोलॉजी के तहत ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता है। ठीक है, पर क्या कोई इसका खाका समझ आया अब तक इस मीटिंग में? पहले भी एक आध बार इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं कि वो विचारधारा है क्या, किस विचारधारा के तहत सब साथ आएंगे? देखिए नगमा जी, निश्चित रूप से जिस खाका की बात कर रही हैं आप, आज जो बैठे हैं सभी विपक्ष के लोग कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी भी उस बैठक में थे, तो एक खाका तो समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे जो भी विपक्षी पार्टियां सहमत नहीं है वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी। ये सबसे ये कहा जाए ये सबसे पहला हमारा खाका है। दूसरी चीज है कि जो खाका की बात करी वो देश में महंगाई, बेरोजगारी, 130 करोड़ आवाम की जो परेशानियां, जो इश्यूज है, वो सारे इश्यूज हमारी विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की नीति में नहीं विश्वास रखते, वो दूसरा हमारा बिंदु है। तीसरा कि बिहार ने जिस तरह से 2022 में हम एनडीए से अलग हुए और बिहार ने जिस तरह से एक विपक्षी एकजुटता का बिहार मॉडल प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विगत कुछ दिनों पहले कहा था और कांग्रेस की तरफ हमारे नेता बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से वो देख भी रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है और जब तक कांग्रेस तैयार नहीं होगी एकजुट कर पाना संभव नहीं होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, हमारे नेता से बात किया और उस बात के आलोक में हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में आदरणीय खड़गे जी के आवास में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां बैठी हैं और एकजुट होकर के उन्होंने बात किया है और सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया कि एक सहमति बन चुकी है और विस्तृत रूप से बैठक कर करके आप लोग को बताया जाएगा कि वो खाका क्या है। अलका लांबा, कांग्रेस जो है इस नेतृत्व के लिए तैयार है, ये मान लिया है पार्टियों ने कि ये कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो रहा है। जैसा अभी अंजुम आरा कह रही है कि कांग्रेस के छत्र छाया में लीडरशिप कांग्रेस की रहेगी और पार्टियां उनके तहत काम करेंगी, एकजुट होंगी, विपक्ष जो है। नगमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस उस धागे की तरह काम करेगी जो धागा माला के फूलों को एक रखने का काम करता है, तो कांग्रेस उस मजबूत धागे की भूमिका निभाएगी जो पूरे विपक्षी दलों को एक मंच पर एक सहमति से साथ लाकर ताकत देते हुए, मकसद है देश की तानाशाह सरकार, संवैधानिक संस्थाओं की होती हत्या और लोकतंत्र का जिस तरीके से आपने देखा संसद में जेपीसी की मांग, पूंजीपति मित्रों का बचाव, 16 संगठन एक साथ थे लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तो अब ये तय हो चुका है। इस बैठक को बार बार ऐतिहासिक क्यों कहा गया? क्योंकि आप आने वाले समय में देखेंगे अब और भी जो हमारे विपक्षी दल हैं पूरे देश के अंदर, उन सबसे अब वार्ता का सिलसिला आज से अभी से शुरू हो चुका है। ये पहली बैठक थी जिसमें हम कहें आरजेडी के बड़े नेता कहें, जेडीयू के बड़े नेता कहें, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नीतीश जी की लालू जी से मुलाकात, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, तो मुझे लगता है बिहार से एक बहुत जो है एक अच्छी पहल शुरू हो चुकी है और अब ये महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ेगी आने वाले दिनों में और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आप देखेंगे कि देश के मुद्दों को उठाने में हम कामयाब रहेंगे। किशोर जी, ये ऐतिहासिक बैठक क्यों है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब इकट्ठे दिखाई दिए, इसमें इस तरह से क्या ऐतिहासिक हुआ? ऐतिहासिक इसलिए है कि यह चुनाव का साल है, पहली बात। दूसरी बात है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, खासकर सत्ताधारी दल के द्वारा, अपने एजेंसियों के द्वारा, कि इस देश में जो विपक्ष है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, ये विपक्ष है जो एक साथ नहीं है, ये तमाम तरह का जो बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ में विपक्षी दल एक साथ आकर ये कहने जा रहे हैं या कह रहे हैं कि जो आज के समय में सत्ता में है उसको न किसी काम से मतलब है, न सामाजिक सद्भाव से मतलब है, न सामाजिक विकास से मतलब है, न वो किसी प्रकार से जो संवैधानिक ढांचे हैं उसका रिस्पेक्ट करते हैं, न किसी ऐसे नेता को दल के स्तर पे। देखिए, पूरे अगर संसदीय प्रणाली को देखा जाए, पूरे भारत के संविधान को देखा जाए, तो यह एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का चित्र तैयार करता है और भारतीय जनता पार्टी अपने शाखा संगठनों के आधार पे यह पूरे देश को बताना चाहती है कि यहाँ पर सब में एक ही चाहिए,
एक आदमी का सत्ता चाहिए, एक दल का सत्ता चाहिए, एक विचार का आधिपत्य चाहिए, एक तरह से रहना चाहिए, एक तरह का संस्कृति होना चाहिए, जो कि संविधान के मूल ढांचों के खिलाफ है। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन बीजेपी और हमारे दल में या विपक्षी दलों में कि हमारा भारत कैसा हो, जिस प्रकार से कल्पना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया गया था, संविधान लिखने के दौरान किया गया था, उसकी कत्ल हो रही है, उसकी हत्या हो रही है। उसके साथ साथ ये तमाम तरह की समस्याएं, वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था का स्तर हो, चाहे तमाम तरह की बातें हो, ये हर बात में कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। अनाज ऐसे दे रहे हैं जैसे भाजपा के कार्यालय से और भाजपा के लोग खेती करके और अनाज उपजा कर लोगों को दे रहे हैं। पूरे देश को एक ऐसे माहौल में ले जाना जहां पर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, जहां पर अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पे है, जहां पर तमाम तरह के उन्माद हैं, यहां तक कि धार्मिक प्रोसेशन में भी इनके दल के संगठन के लोग जाकर उन्माद फैलाने का कोशिश करते हैं। ऐसे समय में इस तरह की बैठक होना विपक्षी दलों के तरफ से और ये मानना कि हम लोग सब बैठकर, सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल है और उसमें विपक्ष का इकट्ठा होना एक तो जरूरी है और एक मजबूत विपक्ष, ये तो बल्कि बीजेपी भी मानती है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। क्यों गुरु प्रकाश जी, मजबूत विपक्ष की जरूरत तो है ही लोकतंत्र में, तो आप मानेंगे कि ये विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है आज इस बैठक से? नहीं, देखिए नगमा जी, ऐसा है कि मैं खुद बैठक करूं और मैं खुद ही बैठक को ऐतिहासिक बता दूं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। कि स्वयं की बैठक को ऐतिहासिक ये लोग बता रहे हैं, ये मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन ऐतिहासिक तो है। पहली बार मैं देख रहा हूं ये तस्वीर। अब देखिए, नीतीश कुमार जी जो गैर कांग्रेसवाद के नाम पे जिन्होंने राजनीति की थी, वो वंशवादी शक्ति के सामने ऐसे झुकते नजर आ रहे हैं। ये कुल मिला के मामला क्या है? जितने भी वंशवादी ताकतें हैं, अपराधी ताकतें हैं, भ्रष्टाचारी ताकतें हैं, वो सब के सब एक मंच पे आ गए हैं। मैं सुन रहा था अभी अपने साथी प्रवक्ता की बातों को, लोकतंत्र को बचाएंगे, लालू जी के बेटे और राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी के बेटे परिवार को बचाएंगे कि लोकतंत्र को बचाएंगे? बात स्पष्ट है, इनको बात पचती नहीं है कि देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पर जाती है। आपके पास आऊंगी, इनको बात पूरी करने दीजिए। कि पहली बार, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था नगमा जी, धन्यवाद। इनको ये बात पचती नहीं है, कुछ सामंती शक्तियां हैं, आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे जाती है तो इनको पचता नहीं है। देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है तो इनको पचता नहीं है। ये बार बार उनको अपमानित करते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो देश की सभी शक्तियां, सभी समाज, सभी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, आप अर्थव्यवस्था की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, आप आर्थिक शक्ति की बात करिए। हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं तो अब बने हैं। G20 की अध्यक्षता हम अब कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन, पर घरेलू बेरोजगारी भी अपने चरम पर है, महंगाई भी अपने चरम पर है, ये भी तो मानेंगे आप गुरु प्रकाश जी? महंगाई और बेरोजगारी, घरेलू महंगाई, बेरोजगारी। देखिए नगमा जी, जब 40 करोड़ लोग मुद्रा से लाभान्वित होते हैं और महंगाई तो ऐतिहासिक मुद्दा है, हम तो चाहते हैं कि आपसे डिबेट करें, हम तो चाहते हैं कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात हो, लेकिन जब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते तो उसको स्वीकार करने का एपेटाइट भी होना चाहिए। आपको स्वीकार करना चाहिए इस बात को। इस बात को आप अस्वीकार करते हो। आज पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग हमें आशा भरी उम्मीदों के नजरों से देख रहे हैं और यहाँ ऐसा नकारात्मक माहौल किया जा रहा है। शुद्ध रूप से परिवार बचाओ अभियान है, अपराधी बचाओ अभियान है और भ्रष्टाचार बचाओ अभियान है। विपक्ष का ये कहना है कि नकारात्मक माहौल ये कि विपक्ष अगर कोई सवाल पूछती है, सवाल उठाती है तो वहां पर एजेंसियां कार्रवाई करने लगती हैं और संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। तो क्या ये सकारात्मक माहौल है? वैसे अलका लांबा आप एक तस्वीर दिखा रही थी और कुछ बोलना चाहती हैं, क्या है आपके पास तस्वीर? नगमा जी, गुरु प्रकाश जी को पूछिए ये कौन है, इन्हें जानते हैं या नहीं जानते इन चेहरों को? ये महाराष्ट्र कर्नाटका के पूर्व भाजपा के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के बेटे को टिकट मिला है, चुनाव में उतारा गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से राजनाथ जी के बेटे को उतारा गया, वसुंधरा राजे के बेटे को उतारा गया और अनुराग ठाकुर के पिताजी को मुख्यमंत्री के पद से नहीं उतारा गया। लेकिन उनको तो बात यह कि परिवारवाद का ये ढोल पीटना बंद कर दें। सच्चाई ये है कि इन्हीं के जो अटल जी के समय में घटक दल भाजपा के साथ थे, नाम बता रही हूं, शिवसेना, मोदी और शाह की जोड़ी के समय उनसे छटक गए हैं। शिवसेना ले लीजिए, शिरोमणि अकाली दल ले लीजिए, आपका जेडीयू अभी तक इन्हीं के साथ थे। मुख्यमंत्री नीतीश जी इनको छोड़ दिया है इन्होंने। और इसी तरह आप कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस,
पीडीपी इन्हीं के साथ सरकारों में रहे, टीएमसी इनके साथ मंत्री केंद्र आपकी में तस्वीर रहे। के जवाब में गुरु प्रकाश जी के पास भी एक तस्वीर है। दरअसल लोग खेमा बदलते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी राजनीति में, तो तस्वीरों की तो कमी नहीं होगी। गुरु प्रकाश जी आप क्या दिखा रहे हैं? नहीं ये परिवार ये भी कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। बोले तो ये अच्छा कांग्रेस, अरे भाई थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। आप लोकतंत्र को बचाने चलिए तो लोकतंत्र का परिचय दीजिए, सुनने का धीरज रखिए। अलका जी ये देखिए, ये कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये किनके साथ है जरा देखिए ना। अरे देखिए भाई अलका जी, आप अपने बारे में बोलती हैं, जरा सुनने का धीरज रखिए। ये कौन है, ये किनके साथ है बताइए ना। आपने इनको भगाया, आपकी सरकार ने इनको पैसा दिया, आपने इनको भगाया और हम इनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। आप दोनों लड़ किस बात पे रहे हैं, पहले हम ये समझिए। अलका लांबा और गुरु प्रकाश जी, आप दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? बात हुई है परिवारवाद की। गुरु प्रकाश जी एक मिनट सुन लीजिएगा बात। गुरु प्रकाश जी आपने कहा परिवारवाद की बात ये करते हैं, परिवारवाद पे सवाल ना उठाएं। अलका ने जवाब में आपको कई लोगों के नाम बताए जिनके बेटों को बेटियों को टिकट मिले, और परिवारवाद का आरोप जो है वो आप पर भी अब आने लगता है। तो आप अब किस बात पर आप लड़ाई कर रहे हैं? कौन कहां गया? परिवारवाद के बारे में ये कह रहे हैं कि आप मत इन्हें सिखाइए क्योंकि आपकी पार्टी में भी वही हो रहा है। एक बात मुझे भी बोलना है। हाँ बोलिए नवल जी, नवल ये बताइए। हाँ एक मिनट नवल किशोर को सुन लीजिए, उनके पास बिग पॉइंट है, फिर आऊंगी आपके पास। जी नहीं, मैं सिर्फ गुरु प्रकाश जी का सम्मान करते हुए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब भी भाजपा के लोग आए, या तो नेतृत्व में आए, कहीं से चुनाव लड़ें, या यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में है, वो बोल दें कि मैं किसी परिवार से नहीं हूं। अगर मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति, मेरा पिता ही क्यों न हो, वो राजनीति में हो, तो मैं उनको पिता नहीं मानता हूं। या इस तरह का अनाउंस करके है, तब तो मैं मानता हूं कि परिवारवाद नहीं है। अदरवाइज इससे भी खतरनाक एक बात है, सुन लीजिए पहले। आप घबराइए नहीं, सुन लीजिए। इससे भी खतरनाक एक बात है, वो कहते हैं दोस्तवाद, मित्रवाद। मित्रवाद का क्या है? उसका कोई बायोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, कोई खूनी संबंध नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। एक मित्र ऐसा है जिसका बेटा कभी बैट नहीं पकड़ा हो, लेकिन उस दुनिया का सबसे महान आदमी बन गया है। ऐसे ही कई उदाहरण है जो कि दोस्ती के नाम पे, सत्ता मेरे पास है, धन तुम्हारे पास है। आप दोनों एक आरोप लगा रहे हैं। अब गुरु प्रकाश जी का जवाब सुन लीजिए, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं इसके ऊपर। नवल किशोर, आपने दोस्तवाद की बात की, आपने कहा परिवारवाद की मिसाल यहाँ बहुत है, तो जवाब सुन लीजिए गुरु प्रकाश का। बोलिए गुरु प्रकाश जी। मैं ध्यानपूर्वक सुना कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता को, आरजेडी के सम्मानित प्रवक्ता को। दोनों मेरे बड़े भाई है, बड़े बहन है। मैं बताना चाहता हूं, जनसंघ का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है क्या? कोई पिता पुत्र मुख्यमंत्री हुआ है क्या? कोई पिता पुत्र प्रधानमंत्री हुआ है क्या? बात भाजपा की हो रही है, बात अभी भाजपा की हो रही है, अभी मौजूदा भाजपा। देखिए फिर आप नगमा जी सुन लीजिए, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए 1 मिनट। और हमारा जो मूल प्रश्न है उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं कि अब विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है। विपक्ष क्या एक जगह हो पाएगा? और अलका, 1 मिनट में वापस आऊंगी। अलका लांबा, कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, पर कांग्रेस में जिस तरह की फूट है और एक एक करके बड़े कांग्रेसी नेता लगातार छोड़ते गए, अपनी अंदरूनी चुनौती इतनी है कि विपक्ष की पार्टियां क्या उनका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार होंगी? आप देखिए, इधर राहुल गांधी वायनाड में थे, इधर सचिन पायलट धरने पर बैठे थे अपनी सरकार के खिलाफ। तो ये जो टूट है, नगमा जी बात को ध्यान से सुनिएगा। वायनाड में सांसद ना रहने के बाद राहुल गांधी जी का जो जलवा था, जिस तरह से लोग निकल कर आए, भाजपा की नींव हिलाकर रख दी। विपक्षी एकता की बात करेंगे, कांग्रेस के अंदर कतई फूट नहीं है। पर अलका, जलवा एक अलग बात है, पैरेलल यहाँ पर एक धरना चल रहा है राजस्थान में, आपकी कांग्रेस में संकट है, ये भी सच्चाई है। बात कर रही है अमेठी के जलवा के बारे में बताइएगा जरा। वसुंधरा सरकार क्या हुआ था? एक एक करके बात कीजिएगा, एक एक करके बताइएगा। कार्रवाई हो जनता ने बाहर का दरवाजा दिखाया, तो इस बात को स्वीकार करिए विनम्रता के साथ। परिवार के विपक्ष के मुद्दे पर आ रही हूं नगमा, जिस पे आपने चर्चा बुलाई, मुझे भी बुलाया। देखिए 1 मिनट, आप लोग एक एक करके बात करें। अलका ने अपना जवाब दिया। गुरु प्रकाश जी आप 1 सेकंड रुक जाइए। अलका जो, नवल किशोर जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइएगा। अलका जी आपने अपनी बात कर ली कि वहां पर उनका जलवा था, कार्रवाई हो रही है। आप 1 मिनट गुरु प्रकाश को सुनिए, समय कम रहता है, छोटी बात करिएगा प्लीज। गुरु प्रकाश जी आपका क्या जवाब है?
आपने कहा कांग्रेस में कोई बंटवारा नहीं है, विपक्ष को जलवा ईडी, तो अमेठी में भी था सीबीआई, ना, पुलिस द्वारा जलवा दबाया अमेठी में भी जाएगा, था। डराया जाएगा। अमेठी कुछ में क्या हुआ विपक्षी था? दल और अमेठी की कांग्रेस के जनता से नेता जाकर के पूछ जरूर लीजिएगा, ईडी, जीतते सीबीआई, हैं फिर पुलिस दोबारा से जाते नहीं है। डरकर वायनाड पार्टी में छोड़कर अब गए जाते हैं, हैं। देश की या जनता हमारे के जो सामने विपक्षी आपका दलों चेहरा को जिस एक्सपोज तरह हो से गया है। ईडी, आपकी सीबीआई परिवारवादी, डराने की अपराधी और कोशिशें हो रही भ्रष्टाचारी हैं। छवि स्वाभाविक है, बेल पे वो आपके नेता डरेंगे, बाहर हैं। वो विपक्ष को नेशनल भी हेराल्ड छोड़कर केस में जाएंगे बेल और के सत्ता बाहर आपके पार्टी को नेता भी हैं, छोड़कर सत्ता बेल की पे तरफ बाहर अपने हैं, बचाव में परिवारवादी जाएंगे। शक्ति के लेकिन जो पोषक डरेंगे हैं, नहीं, भ्रष्टाचारी जो किसी हैं, लालच में अपराधी नहीं हैं। आएंगे, और आप वो लोकतंत्र दोनों, का पाठ चाहे पढ़ाते कांग्रेस मुझे के तो नेता बहुत हो हंसी आती और है, चाहे ताज्जुब विपक्ष होता के है हमारे भाई। साथी हो, अपराधी, हिलेंगे नहीं, भ्रष्टाचारी ठीक है, डट कर आप दोनों ने अगर और अपनी अपनी सरकार बात का कर ली हो, काम क्योंकि किया आप है। दोनों ने एक और दूसरे को नहीं सुना है, मैं आखिरी मौका नवल किशोर जी को देती हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, नवल किशोर जी प्लीज आप सवाल का जवाब दीजिए कि कांग्रेस का जो रुतबा है इस वक्त में, वो अंदर में काफी बंटवारा दिखता है, बड़े नेता छोड़कर जाते हैं, राजस्थान में भी एक संकट दिख रहा है, कई जगह पर बार बार सवाल उठता है कि कांग्रेस का संगठन ही कमजोर है। ऐसे में कांग्रेस आपको उस रूप में दिखती है कि वो विपक्ष को एक साथ लेके चल पाएगी? नवल किशोर जी, देखिए आप सवाल कांग्रेस का कांग्रेस नवल किशोर जी से पूछ रही हूँ, अलका जी प्लीज प्लीज। देखिए नगमा जी, कांग्रेस का सवाल नवल जी कैसे बता प्लीज, सकते हैं? क्योंकि नवल जी, वो आरजेडी के आप ऊपर हर सवाल के का बीच में जवाब बोल रही हैं, बताइए। थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। ये लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी का। परिवार अरे भाई मेरा, आरजेडी को तो मेरे बोलने परिवार दो। के बारे में। नवल किशोर जी लोकतंत्र प्लीज, मैं कांग्रेस आपसे पूछ रही हूँ 1 मिनट के लिए। अलका जी प्लीज, हाँ बोलिए नवल किशोर। देखिए कांग्रेस को आप किसी भी नजरिए से देखना चाहें, सत्य तो यह है कि 20% वोट कांग्रेस के पास है, संसद में मुख्य विपक्षी दल है, यह भी सत्य है, राष्ट्रीय दल है, यह भी सत्य है। जब इतनी बातें उसके पास हैं तो वहां पे अगर कोई कुछ बात कह भी रहा है कांग्रेस के, चाहे कोई भी नेता हो, उनकी अपनी मजबूरी होगी या जरूरी होगी वो बात कहना, वो कह भी पा रहे हैं। भाजपा में तो ऐसे नेताओं की जो बोलना चाहते हैं उनको छूट ही नहीं है। तो लोकतंत्र कहां पे है और कहां पे नहीं है, ये बात देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि देखिए जब एक धारा, अगर एक धारा एनडीए है तो दूसरा यूपीए है। एनडीए की हालत क्या है? आप यहाँ पर नेता जो बोल रहे हैं उस पर सवाल कर रहे हैं। एनडीए के तो घटक दल छोड़ के भाग गए। आप देखिए जदयू वहां से चला गया, शिवसेना वहां से चला गया, अकाली दल चला गया, टीडीपी चला गया, कोई दल नहीं है जो उनके साथ खड़ा होने के लिए। उन्होंने देश का हालत एक दलदल की तरह बना दिया है। और उनके दल में भी लोग बोलेंगे, अगर उनको आजादी और हिम्मत होगी तो वो भी बोलेंगे, नहीं तो किसी गृह नवल मंत्री किशोर को। जी हमारे पास अब वक्त नहीं है इतना। अलका, आप आखिरी बात अपनी कहना चाह रही थी, क्योंकि कांग्रेस का सवाल था, आप बोलिए और उसके बाद हम इस बहस को इस वक्त यहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच नगमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बता रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो लोग छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें ईडी सीबीआई का डर है या जिन्हें सत्ता का लालच है, चाहे वो कांग्रेस के भीतर के नेता गए हैं और चाहे वो घटक दल, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का बहुत दबाव है। लेकिन जो बिल्कुल नहीं दबाव में आ रहे, जो सत्ता के लालच में नहीं आ रहे, वो डट के इस तानाशाह सत्ता का राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एकजुट होकर मुकाबला करेंगे 2024। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की। गुरु प्रकाश, आखिरी बात। धन्यवाद जी गुरु प्रकाश जी, आखिरी बात। शुद्ध रूप से अपराधी और भ्रष्टाचारी शक्ति के पोषक, परिवारवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी शक्ति के पोषक आज विपक्ष में खड़े मोडानी हैं। आप सीबीआई की बात करते हैं, आप उठा करके देख लीजिए। अभी अलका जी आरजेडी को बोलने नहीं देना दे रही थी। आपके पास तो इतना आप चिंता मत कीजिए, कांग्रेस के लोग राष्ट्रीय जनता दल को बोलना नहीं देना चाहते हैं। आपका नेता कौन है? आपका हर हफ्ते इनका नेता बदलता है। हर हफ्ते तो ये एक सवाल है जो गुरु प्रकाश जी उठा रहे हैं। अगले हफ्ते आखिर में ये कांग्रेस के लिए और उनके साथ आने वाले दलों के लिए एक चुनौती जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप धन्यवाद आप तमाम लोगों का। कांग्रेस के लिए और उसके बाकी जो साथ आने वाले सहयोगी, उनके लिए चुनौती होगी कि नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में ये विपक्षी एकजुटता जो है वो पनपेगी। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इसमें शामिल होने के लिए। एक ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूक्रेन की डेप्यूटी विदेश मंत्री यहां मौजूद हैं। क्या यूक्रेन को G20 में मिलेगा मौका? भारत के लिए ये अवसर है या एक चुनौती? ब्रेक के बाद। यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी है, जिसमें यूक्रेन ने भारत को और भी मानवीय सहायता की मदद मांगी है और इसके साथ साथ भारतीय छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। यूक्रेन ने यह भरोसा दिलाया है कि वो भारतीय छात्रों का ध्यान रखेगी। उनके लिए राहत का ऐलान किया गया है। यूक्रेन में जो भारतीय छात्र पढ़ रहे थे उनके लिए अतिरिक्त परीक्षा होगी। युद्ध की वजह से जिनकी परीक्षा छूटी है उन्हें मौका मिलेगा।
और ये बताया गया है कि छात्र जहां भी हैं वो वहीं से परीक्षा दे सकते हैं। युद्ध की वजह से वहां से छात्रों को लौटना पड़ा था, उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, जिसके लिए यूक्रेन ने अब ये राहत का ऐलान किया है। उप विदेश मंत्री एमेने ज़ापारोवा ने यह कहा है कि उम्मीद है कि दुनिया में शांति स्थापित करने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकेगा। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में मुल्कों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे में यूक्रेन चाहता है कि G20 देशों की बैठक में यूक्रेन की तरफ से भी अपनी बात रखने के लिए उसके एक प्रतिनिधि को जगह देनी चाहिए। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत से यूक्रेन ने गुजारिश की है कि इस साल सितंबर में दिल्ली में होने वाले G20 देशों के सम्मेलन को संबोधित करने में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को खुशी होगी। यूक्रेन की ये कोशिश भारत को वैसे मुश्किल में डाल सकती है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत दूर रहा था, लेकिन यूएन में ज़ेलेंस्की के भाषण के पक्ष में भारत ने वोट दिया था। तो भारत के सामने बड़ी चुनौती है संतुलन बनाने की। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक अशोक सजनहार। अशोक सजनहार, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? भारत के लिए एक अवसर भी है वहां पर और ह्यूमैनिटेरियन एड देने की और रीबिल्ड करने के लिए, एक पुनर्निर्माण करने के लिए यूक्रेन की, जैसे यूक्रेन मदद की अपील कर रहा है, लेकिन एक फाइन बैलेंस भारत को बनाना है। देखिए नगमा, फाइन बैलेंस तो भारत ने बनाया हुआ है, अभी तक बनाकर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात करते हैं। दोनों से उन्होंने अपने जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उसको ओपन रखा है। जैसे आपने बताया है, करीब 10 कंसाइनमेंट हमने भेजे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के, मेडिकल असिस्टेंस के वगैरह यूक्रेन को। और जिस प्रकार की और सहायता है, अभी जो एमिने ज़ापारोवा ने और रिक्वेस्ट किया है, मदद की मांग की है, तो उसको भी मेरे विचार से पॉजिटिवली देखा जाएगा और उसको आगे लेकर जाएगा। उसमें हमें हेल्प करने में, सहायता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे पहले नहीं हुई है। एक बात जहां तक ये वो जो G20 की जो रिक्वेस्ट है कि G20 की यहाँ पर बैठक जो होगी सितंबर में, उसमें ज़ेलेंस्की को भी मौका दिया जाए। पहले भी उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया है, भले अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, तो ये भारत के लिए क्या एक मुश्किल खड़ी कर सकता है? जी हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत पेचीदा मसला होगा। पिछले साल आपने देखा होगा जो बाली में उनको वर्चुअली उन्होंने समिट को संबोधित किया था, परंतु उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर था डेवलप्ड कंट्रीज का, अमेरिका का, यूरोप का। जो अगर रूस उसमें सम्मिलित होगा, शामिल होगा, तो फिर ज़ेलेंस्की को भी वहाँ पर न्योता देना चाहिए। और इसका जो तरीका जो इंडोनेशिया ने निकाला था वो ये था, जो रूस को तो इनवाइट, वो तो G20 का मेंबर है, सदस्य, उसको इनवाइट किया, परंतु एक अपॉर्चुनिटी दी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। देखिए अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो यूक्रेन से आई है। अभी तक मैंने नहीं सुना है जो हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव है अमेरिका से या और डेवलप्ड कंट्री से। पिछले साल ये कहा था अमेरिका ने, जो अगर ज़ेलेंस्की को आपने इनवाइट नहीं किया तो हम भी इसमें शामिल नहीं होंगे, हम भी ये जो शिखर सम्मेलन है उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की के शामिल होने से क्या रूस की तरफ से कोई दबाव हो सकता है? जी बिल्कुल, वही एक पेचीदा मामला रहेगा जो रूस इसमें, और पिछले साल हम देखते हैं जो राष्ट्रपति पुतिन उसमें नहीं आए थे, समिट में नहीं आए थे, केवल सर्गेई लावरोव ने उनका रिप्रेजेंटेशन किया था। तो अभी रूस का ऐसे हो सकता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान से जो कंसल्ट करके, अभी तो उनकी तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, अप्रैल का महीना है, आगे हम कंसल्ट करके देखेंगे जो क्या किया जाए। परंतु आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है, जो ये मुश्किल में डाल सकता है। परंतु एक और चीज है, इसको हम देख सकते हैं, जो एक प्रेसिडेंट है इसमें, बाली में एक प्रेसिडेंट है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संबोधित किया था, तो उसको हम देख सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। परंतु मैं समझता हूं जो भारत इसको बहुत ही सोच समझकर इसके ऊपर जो निर्णय लेना होगा लेगा, परंतु और जो ऐसी डिमांड्स हैं इनकी फर्स्ट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की, उसके ऊपर तो बिल्कुल ही हम पॉजिटिवली
रिस्पॉन्ड करेंगे और करते रहे हैं। और यूक्रेन की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आई हैं मिनी ज़ाफारोवा, उनके दौरे की क्या इस समय अहमियत है? उससे क्या अब वो एक ह्यूमैनिटेरियन एड की भी मांग कर रही हैं। दूसरे भारत के स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी खबर का ऐलान किया गया है। देखिए, मैं तो समझता हूं जो जब ये आई हैं प्रथम विदेश मंत्री वहां की, तो उन्होंने शी हैज प्रेस्ड ऑल द राइट बटन। जो उनको कहना चाहिए उन्होंने कहा है, और मेरे ख्याल से शी हैज भारत के जो ICWA में उन्होंने जो स्पीच दी है, जो उनका प्रेस के साथ जो उनकी मुलाकात है, जो उन्होंने बात की है, उन्होंने जो भी बातें कही हैं बड़ी ठीक कही हैं, बड़ी अच्छी कही हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हमें तो हमारे लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। जो पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा था, जो अगर भारत उधर से तेल खरीद रहा है, तो कुछ ऐसी उन्होंने बातें कही थी जो बहुत अच्छी नहीं थी भारत के लिए, परंतु इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। तो आई थिंक वी वेलकम दिस विजिट वेरी मच। और जैसे उन्होंने कहा है, जिसको हम बैलेंस रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि भारत से 3 मरतबा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां गए हैं, रूस, हमारे विदेश मंत्री भी जा चुके हैं, तो वो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए इनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये संतुलन बनाने की कोशिश भी है। जी, धन्यवाद आपका एम्बेसडर अशोक सज्जनार की हमें समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट पर पूछे गए सवालों से बचते नजर आए। सचिन पायलट को लेकर उठे हर सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, महंगाई से जनता को राहत दिलाना। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ज्यादा काम किया है। आपको बता दें कि कल सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। सचिन पायलट का आरोप है कि गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका उन्होंने चुनावी वादा किया था कि अगर वो चुनकर आए तो फिर इन आरोपों पर वो कार्रवाई करेंगे, जिसमें कि खनन माफिया और इस तरह के आरोप हैं वसुंधरा राजे सरकार पर भ्रष्टाचार के, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कह चुका हूं, आपको कहना चाहूंगा, मेरा लक्ष्य 2030 है। उसमें महंगाई राहत पहला कदम है और कई कदम उठाए जाएंगे। हमने रोड मैप बना रखा है, समय समय आपको हम ब्रीफ करेंगे। कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा लक्ष्य वही महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारा कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं ध्यान। आपको मालूम है राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा? कहीं। अगर आप ज़्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो ही मत, आप तो करप्शन है ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब। इसलिए ये सोच गलत है। सचिन पायलट के धरने के ठीक एक दिन बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पूरा उनका फोकस ये था कि वो जो स्कीमों को लेकर जा रहे हैं अगले इलेक्शन में ही, वही उनका लक्ष्य रहेगा। उन्होंने मिशन 2030 की बात करी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको सबसे बेहतर बनाना है। और दूसरा जो मुख्यमंत्री ने कहा है, जब उनको बार बार पायलट के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा भाई मैं लेफ्ट राइट नहीं देखूंगा और मेरा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, महंगाई राहत कैंप। ना क्या है ये महंगाई राहत कैंप? ये वो कैंप है जहाँ पर अगर आपको बिजली के बिल में छूट है, आपको गैस सिलेंडर कम दाम पर मिल सकता है, आपको एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लेना है, या आपको चिरंजीवी बीमा लेना है, आपको पशु बीमा लेना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, पेंशन लेना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप कैंप में जा सकते हो और अपना जो सरकारी स्कीम है उनका लाभ ले सकते हो। क्योंकि फीडबैक जो मिला है मुख्यमंत्री को वो ये है कि आपकी स्कीमें अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनका लाभ जब तक आपके वोटर्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक कांग्रेस को इसका फायदा नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि किस तरह से सचिन पायलट के मसले पे कांग्रेस आलाकमान और यहाँ पर स्टेट लीडरशिप भी फूक के कदम रख रही है। पायलट को अटैक नहीं कर रही है, पायलट के बयानों से प्रवोक नहीं हो रही है।
और लगता है कि फिलहाल पायलट का जो मसला है, जो चैलेंज दिया है उन्होंने लीडरशिप को, उसमें पार्टी किसी तरह से पड़ना नहीं चाहती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने एक टाइम कई कड़वे शब्द भी कहे थे पायलट के लिए, उन्होंने एकदम कह दिया है कि मैं लेफ्ट राइट नहीं देखना चाहता, मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरी स्कीमों पे है। यानी कि पायलट को आड़े हाथे लेने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है, ना तो सेंट्रल कांग्रेस में और ना ही राजस्थान स्टेट लीडरशिप में। राजस्थान को आज पहली वंदे भारत की सौगात मिली। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साथ नजर आए। सीएम जयपुर में हो रहे कार्यक्रम में मौजूद थे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर गहलोत पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो अभी राजनीतिक आपाधापी से गुजर रहे हैं और राजनीतिक संकट होते हुए भी कार्यक्रम के लिए उन्होंने वक्त निकाला। पीएम ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों में रेलवे भर्ती घोटाला किया गया। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है।